students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be starting with our very interesting and a relatable topic, that is on equality. इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे. नाउ द सेल्फ सर्वेज, आपको इन पिक्चर्स को देखना है और इन पर्सनालिटीज़ के बारे में बताना है कि कौन सी पर्सनालिटी किस कंट्री से बिलोंग करती है और आपको गवर्नमेंट के फीचर्स के बारे में मेंशन करना है. नाउ लेट्स बिगिन. इक्वालिटी हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, प्रोमिनेंट फीचर होता है. इंडिया जो है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है क्रिएट किया है एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर आउटलुक. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करता है. ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो 18 से अबव साल के हैं उनको ड्यूरिंग द इलेक्शंस वोटिंग का राइट दिया हुआ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ उनकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर, क्रीड एक्सेट्रा. नाउ इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. दो ऑल आर इक्वल, कि लोग के सामने सब लोग इक्वल है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है. पीपल जो एज अ डोमेस्टिक हेल्प, डेली वेजर्स वर्क कर रहे हैं, वो उनको हम स्टेटस में स्मॉल मानते हैं और उनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है इन द सोसाइटी एज कम्पेयर टू दोज दे आर वर्किंग फोर्स, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं. दिस इज़ बिकॉज कि हमारी सोसाइटी का ऐसा माइंड अप है, क्योंकि ग्रो करते वक्त उन्होंने ऐसा सब जो है देखा है, इस वजह से ऐसा है. नाउ द काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी, कि इंडिया में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके से जो है इनइक्वालिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, भेदभाव को एक्सपीरियंस करते हैं कि उन्हें इक्वालिटी नहीं मिलती है. उसके मेन जो है कुछ मोस्ट कॉमन फॉर्म्स क्या है? कास्ट सिस्टम, कि रूरल एरियाज़ में जो है कास्ट सिस्टम पे एक बहुत जो है स्ट्रॉन्ग हॉल्ट है. अर्बन एरियाज़ में लोग जो है वो कास्ट सिस्टम में इतना बिलीव नहीं करते, लेकिन अब भी ये चीज़ प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करती है. रूरल एरियाज़ में जैसे कि टीचर्स हैं स्कूल्स में डिस्क्रिमिनेट करते हैं बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं. और कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमने इंसिडेंट्स पढ़े हैं कि जो चिल्ड्रंस है जो एक लेस प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं, मतलब जिनकी फैमिली जो इतनी प्रिविलेज नहीं होती है, उनको जो है थोड़ा हार्शली ट्रीट किया जाता है. और ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हैं इनइक्वालिटी के जो हम देखते हैं कि कुछ प्लेसेस जो है लोग जो है रेंट के लिए अगर घर ढूंढ रहे हैं तो उनको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं या कुछ सर्टेन फूड हैबिट्स जो है उनकी होती है, या फिर कोई नॉन वेजिटेरियन खाता है तो इस वजह से उसे रेंट पे घर नहीं दिया जाता है. ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. जब लोगों को ऐसे अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तो उनसे जो उनकी डिग्निटी है वो वायलेट हो जाती है, कि सोसाइटी में हर इंसान को जो है एक सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो डिजर्व करते हैं. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारी कंट्री का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. नाउ द केस स्टडी इज ओम प्रकाश वाल्मीकि. ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर थे. इन अपनी बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने एक झूठन के बारे में मेंशन किया था, जहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स है जो इनइक्वालिटी उन्होंने फेस की थी अपने स्कूल डेज में. उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि उन्हें फ्लोर पे बिठाया जाता था अदर स्टूडेंट्स के कंपेयर में, और जब वो क्लास 4th में थे तो हेडमास्टर ने उन्हें स्कूल में स्वीपिंग करने को बोला गया और प्लेग्राउंड में भी. ओम प्रकाश जो थे वो स्कूल को स्वीप करते थे, प्लेग्राउंड पे भी कुछ डेज के लिए उन्होंने ऐसा किया, और उसके बाद जो है उनके फादर आए और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो ख़त्म किया. लेकिन फिर भी वो चीज़ें जो है चलती रही, और उन्होंने जो है अपने मतलब जब उनके फादर ने देखा कि उनका सन जो है वो ये सब कर रहा है, मतलब ऐसे पोछा लगा रहा है, तो ये सब चीज़ें झाड़ू कर रहा है, तो उन्होंने जो है टीचर्स को ये सारी बातें बताई और इस चीज़ को जो है ख़त्म करवाया ओम प्रकाश जी के साथ जो हो रहा था. नाउ डेमोक्रेटिक इक्वालिटी इन इंडिया. डेमोक्रेसी जो है वो एक वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट है. ये क्या एस्टेब्लिश करता है? इट एम टू एस्टेब्लिश कि एक फेयर और जस्ट स्टेट की, मतलब हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो, सच एज पर्सनल और पॉलिटिकल राइट्स जो है वो सबके होने चाहिए, फेयर और फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ लॉज. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है हर इंसान को इक्वल. इंडिया में इक्वालिटी इज कंसिडर्ड एज अ, कि इक्वालिटी जो है वो हमारा बेस है डेमोक्रेसी का. जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब इक्वल हैं, सबको इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, और ऐसे बहुत से लॉज जो हैं वो बनाए गए हैं उन लोगों की इक्वालिटी और उनकी डिग्निटी को सपोर्ट करने के लिए. जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं अबव 18, चाहे उनकी कास्ट कुछ भी है, कैसी भी है, वो उन्हें राइट टू वोट का हक जो है वो दिया गया है, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो जो है चूज़ कर सकते हैं फ्रीली. और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, की हर वोट की इक्वल वैल्यू होगी. आर्टिकल 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इक्वालिटी को ही इंश्योर करता है, हर सिटीजन की डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी. कि एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की बेटी ड्राइवर इन द मुंबई टॉप्स द
चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम की, ऑटो रिक्शा चलाने वाले की बेटी जो थी उसने सीए का एग्ज़ाम टॉप किया है। कि एक पुअर फार्मर की जो बेटी है वो विलेज की पहली डॉक्टर बनी है। एक पुअर न्यूज़पेपर बेचने वाले की बेटी का एक फेमस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जो कोलकाता में, वहाँ पर एडमिशन हो गया है। गर्ल्स जो है वो सीबीएसई में ऑल इंडिया एग्ज़ाम में बॉयज़ से ज़्यादा स्कोर करती हैं। बहुत सारे टैलेंटेड क्रिकेटर जो है ट्राइबल कम्युनिटी के वो सेलेक्ट होते हैं, टीम इंडिया के लिए खेलते हैं। और ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जो हम शो कर सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट जो ये दिखाती हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और हर इंसान को हर इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी जो है बिता सकता है, क्या उनके एम्बिशंस है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है कास्ट, सेक्स, जेंडर, रिलीजन, इन सब चीज़ों के बेसिस पे। चाहे कोई लड़का है, लड़की है, फ्रॉम किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री से वो है, वो डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है अगर उसके अंदर राइट टैलेंट है तो। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है उनका। सिमिलरली कोई पर्सन जिसके पास इनफ टैलेंट है वो रिप्रेजेंट कर सकता है इंडिया को किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में, म्यूजिक में, डांस में, तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इवन ड्यूरिंग इलेक्शंस में जो सिटीजन्स जिसको अलाउड टू वोट, उनको वोट करने दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि आपकी कास्ट कैसी है, क्या आपका क्रीड है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है। क्यों? क्योंकि वी कैन सी दैट इक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और ऐसी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वालिटी होती है, जैसे कि सबसे पहले आती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब डेमोक्रेसी में जितने भी एडल्ट सिटीजन्स होते हैं उनको कंट्री में राइट टू वोट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये एग्जाम्पल है पॉलिटिकल इक्वालिटी का कि इंडिया में एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। मोरोवर सबके जो वोट्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है बाय द लॉ ऑफ लैंड। रिलीजियस इक्वालिटी, कि रिलीजियस इक्वालिटी मतलब कि जो लोग डिफरेंट रिलीजन से आते हैं उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी को भी उसके रिलीजन के बेसिस पे। हर रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। फेस्टिवल्स जो है वो इक्वली जो है उनको सेलिब्रेट किया जाएगा उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी टू अर्न अ लाइवलीहुड, कि किसी को भी कास्ट और इन सब बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स जो वर्कर जो है उसको एम्प्लॉयर जो है वो उसे एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। फार्मर्स को जो है वो लैंड लॉर्ड एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। सबको जो है इट मीन्स इक्वल पे दी जाएगी उनके वर्क के लिए। एवरीबडी शुड गेट द, कि हर इंसान को जो है वो सेम अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा जो वो काम कर रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसकी कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है। सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी मीन्स कि जो इंसान सोसाइटी में रह रहे हैं उन सबको इक्वल राइट्स है कि वो किसी भी प्लेस पे जा सकते हैं, प्लेग्राउंड में जा सकते हैं, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, वेयर एवर दे वांट टू गो। ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, सबकी इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल ड्यूटीज़ होंगे। इंडिया में जो लॉ ऑफ कंट्री है वो रिकॉग्नाइज किया गया है एज एवरीबडी एज इक्वल। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जैसे कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है और अगर कोई अभी भी ये चीज़ें करता है तो उसको पनिश किया जाता है बाय लॉ। डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल इसीलिए हो पाई है क्योंकि ये सभी जो है इक्वालिटी जो है हमने लोगों को दी है और पीपल लिव इन अ फ्री अनरेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वालिटी बाय द गवर्नमेंट, कि दो वेज हैं जिनसे गवर्नमेंट ने जो है इस इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सबसे पहले लॉ एंड सेकेंडली कुछ इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स किए, कुछ स्कीम्स जिससे जो बैकवर्ड लोग हैं, जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ हैं उनको हेल्प हो। इन स्कीम्स का एम क्या था कि जो उन कम्युनिटीज़ की जो लाइफ्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर पाए और उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है उनको ख़त्म कर पाए। जैसे मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम एक ऐसा स्टेप था गवर्नमेंट का कि हम जो है वो इक्वालिटी प्रमोट करने का and in the introduction of the national program for nutritional support to primary education popularly known as mid-day meal scheme। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी तमिलनाडु में इन द 1960s और इस मिड डे मील स्कीम का सक्सेस इन तमिलनाडु, इससे क्या हुआ, इससे जो है अदर स्टेट्स में भी जो है एट द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इट इंट्रोड्यूस्ड। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल दिया था कि आप इस स्कीम को जो है विद इन 6 मंथ जो है इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अब इस स्कीम से क्या क्या बेनिफिट्स थे, फॉर एग्जांपल जो प्रोग्राम है उसने सोशल डिफरेंसेस को रिड्यूस कर दिया जो कम्युनिटीज़ के बीच में होता आ रहा था और मिड डे मील से जो है सभी कास्ट के लोगों को जो है वो मील सर्व किया जाने लगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनकी कास्ट क्या है, जेंडर एंड ऑल दैट थिंग्स।
मील जो है वो सब बच्चों को सर्व किया जाएगा और साथ में किया जाएगा। इस प्रोग्राम से जो है वही कास्ट सिस्टम और क्लास प्रेजुडिस जो थे वो सब खत्म हो गए। बहुत सारे प्लेसेस पे जो दलित वुमेन थी दे हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक एंड सर्व द मील्स। स्कीम जो है उसने हेल्प किया है, स्कूल्स में एनरोलमेंट जो है उससे इंक्रीज हो गए और रेगुलर अटेंडेंस जो है स्कूल्स में बच्चों की वो मेंटेन होने लगी। गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स जैसे कि मिड डे मील जो है वो इक्वालिटी और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन मेंटेन करने के लिए, अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए रेगुलर उसके लिए बनाए थे। डिस्पाइट रियलाइजिंग कि इक्वालिटी जो है वो बेसिक राइट है ह्यूमन बींग्स का, आज भी कुछ लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और सबको, कुछ लोगों को अनइक्वली ट्रीट करते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है कि उनका जो एटीट्यूड है उसमें चेंज नहीं हो पाया है या फिर लैक ऑफ चेंज इन द सोसाइटी मे बी। सो ये सारे जो चेंजेस है एटीट्यूड में वो वुड हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी। इनइक्वालिटी अ वर्ल्ड फिनोमिना, कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की जहाँ पे इक्वालिटी आज भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफ्रीकन्स और अमेरिकन्स को जो है वो एक्सट्रीमली अनइक्वल जो है उन्हें ट्रीट किया जाता है, उन्हें डिनाई किया जाता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। पब्लिक प्लेसेस में भी जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो बस में, तो अफ्रीकन्स जो है अमेरिकन्स के हेड टू सिट, या तो वो उनके बैक ऑफ द बस में बैठेंगे और गेट अप फ्रॉम देयर सीट, या फिर वो सीट से उठ जाएंगे और वो सीट वो एक अमेरिकन मतलब एक वाइट पर्सन को उन्हें ऑफर करनी पड़ेगी। सिविल राइट मूवमेंट जो है वो एक मूवमेंट जो थी वो यूएसए में बिगिन की गई थी इन 1950s कि जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल हैं उन सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए और इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। रोज़ा पार्क्स जो थे वो इसके मेन लीडर थे जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जो है एक वाइट मैन को सीट नहीं देंगे क्योंकि वो जो है वो काम से थक के जो है आई है। शी वॉज अ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन वो थी और उन्होंने इस रिफ्यूज़ल को स्टार्ट किया जिससे एक ह्यूज एगिटेशन आ गया अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। लेटर सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 पास हुआ जिससे डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे जो करते थे वो ख़त्म हो गया। एंड दिस एक्ट ऑल्सो लेड डाउन ऑल द स्कूल्स, जो स्कूल्स हैं वो सभी अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन सब के लिए जो है वो ओपन होंगे। दिस मेंट कि अब जो है कोई सेपरेट स्कूल नहीं होगा जो अफ्रीकन्स को जो है अटेंड करना पड़ेगा। इन दिस वे इनइक्वालिटी जो था वो एक बिगेस्ट चैलेंज था टू द डेमोक्रेसी। अब फाइट फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स हैज़ इक्वल और उनकी डिग्निटी के लिए ये सब जो है ये कंटिन्यू होता आ रहा है। कोई भी कंट्री वर्ल्ड की ऐसी नहीं है जिसको हम कंप्लीट डेमोक्रेटिक बोल सके जब तक वो अपने सारे सिटीजन्स को जो है वो इक्वली ट्रीट नहीं कर रही है। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है वो क्लियरली कहता है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब स्टेटस का मतलब ये नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है आपका, कि सिटीजन जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन आज भी एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है वो आज भी उसके लिए आवाज़ उठा रही हैं और उनको इक्वली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दिस एक्सटेंड्स टू विच सिटीजन्स कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो सिटीजन्स का जो डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है वो थोड़े टाइम के लिए मतलब वो अब चेंज हो गया है ओवर द ईयर्स। ना बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है वो अवेयर नहीं है अपने राइट्स को लेके और अब उन्होंने जो है अपने राइट्स के लिए जो है डिमांड करना, वॉइस आउट करना जो है वो शुरू कर दिया है फॉर द इक्वालिटी। और बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट जो है वो एकोमोडेट करते हैं कि वही जो लोगों की डिमांड जो है उनको फुलफिल किया जाए। अगर कोई क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है तो उसके ऊपर चार्जेस लगाया जाए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। नो ये जो आइडिया था डेमोक्रेसी का, इससे जो है हमारी कंट्री और ज़्यादा एलेबोरेट हो गई है और ये प्रोसेस जो था ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड था। इसका गोल था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इन विद इन द परव्यू ऑफ डेमोक्रेसी अ लॉन्ग टाइम टू अचीव बट इट इज़ नॉट होली अनअचीवेबल, कि मतलब जो है हम सब लोगों को जो है साथ में जो है इक्वल राइट्स दिए जाए। ये कम्प्लीटली तो अचीव नहीं हो पाया लेकिन ये अनअचीवेबल भी नहीं है। नाउ कंक्लूजन इज़ हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहते हैं जहां सबको इक्वली और फेयरली ट्रीट किया जाए। डेमोक्रेसी हमारी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे लोगों को फ्रीली अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है, अपनी गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाता है और सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स एंड कन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड बेस्ड ऑन लॉज।
देयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स, वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं डेमोक्रेसी के जो मोस्ट फेवर्ड गवर्नमेंट इसको बनाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. नाउ हियर इज अ कॉन्सेप्ट मैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर. हियर इज अ ग्लोसरी. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं इलेक्शंस की हेल्प से और अपनी गवर्नमेंट को बनाते हैं. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इक्वालिटी की इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग लाइवलीहुड. इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट देना किसी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेट किए. पॉलिटिकल इक्वालिटी की सिटीजन को जो है इक्वल राइट है कि आप इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं. रिलीजियस इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा हर एक रिलीजन को. Now let's start with the exercise. Darken the correct circle in the OMR sheet. Dash is the largest democracy in the world. Very good. India. That's how you can solve the remaining part. Fill in the blank. Dash is one of these prominent features of a democratic country. Very good students. Equality. That's how we can solve the remaining part. Now next is write T for true and F for false statement. People in India experience inequality in different ways. Yes, it's a true statement. Very good. That's how we can solve the remaining part. Now short answer type questions. What is universal adult franchise? Universal adult franchise is that if you are above 18 or 18 years older, then you have the right to vote and one vote is equals to one person is equals to one vote. कि हर इंसान का जो है वो एक वोट होगा और हर इंसान के वोट को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी, उस इंसान के वोट की इक्वल वैल्यू होगी. That's how we can solve the remaining part. Long answer type questions. What are the advantages of a midday meal scheme? कि मिड डे मील स्कीम के जो है वो क्या क्या एडवांटेजेस थे. कि मिड डे मील से जो हमारे जो लेस प्रिविलेज लोग थे वो आगे आए और उनका जो है मेंटेन स्टार्ट हो गया. दे मेंटेनिंग अ रेगुलर अटेंडेंस इन स्कूल्स एंड जो दलित वुमेन्स थी उनको जो है वो उस फूड को बनाती थी और सर्व करती थी, जिससे लोग जो है वो वहाँ के चिल्ड्रन जो है वो साथ बैठकर खाते थे. जिससे क्लास प्रेजुडिसेस जो थे और जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन था वो चीज़ें खत्म हो गई थी. और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मिड डे मील ने जो है वो खत्म की थी. ये सब एडवांटेजेस आपको इसमें बताने हैं. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नेक्स्ट इज द असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. आपको एक स्टेटमेंट दी गई है. असर्शन इज अ डेमोक्रेसी इज अ वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट और रीजन है इट एम्स टू एस्टेब्लिश अ फेयर एंड अ जस्ट स्टेट. Yes, assertion is true. Very good. And reason is the correct explanation of assertion. That's how we can solve the second part. Now enhancing skill, brain boggler. कि मिड डे मील स्कीम जो है वो कैसे इक्वालिटी सोसाइटी को प्रमोट करता है ये आपको इसमें बताना है. प्रोजेक्ट क्या करना है आपको आपको ये फाइंड आउट करना है कि ऐसे और कौन कौन से प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे यूएस के रोजा पार्क की तरह जिन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे जो है उनके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई थी. आपको पेस्ट पिक्चर करनी है उनकी लाइफ की और बस को जो है जहाँ पे उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था कि हम सीट नहीं देंगे और उन्हें प्रोटेस्ट मार्च किए थे उन सबको आपको नोटबुक में पेस्ट करना है और कंपाइल करना है इस वर्क को इन नॉट मोर देन 2 पेजेस ऑफ योर नोटबुक. नाउ स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, क्रॉस कनेक्ट. ऐसे बहुत सारी फॉर्म की अनइक्वालिटीज़ हैं जो आज भी हमारे बीच में प्रेजेंट है, भेदभाव किए जाते हैं. आपको उन इनइक्वालिटीज़ के बारे में जो है नोट्स बनाने हैं और क्या स्टेप्स जो है आप ले सकते हैं उस सिचुएशन से डील करने के लिए और कैसे आप जो है अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं ये आपको इसमें बताना है. और आपको एक स्पीच प्लान करनी है और अपने थॉट्स को जो है शेयर करना है इन योर क्लास. नाउ लाइफ स्किल कि धोबी का सन जो है वो एक बहुत अच्छा दोस्त है और आप उसको बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहते हो लेकिन आपकी दादी जो है नहीं चाहती कि वो आपके घर में घुसे. अब उस धोबी के बेटे को जो आपका फ्रेंड है आप दादी को कैसे मनाएंगे और अपने और दोस्तों को जो है बर्थडे पार्टी के लिए कैसे कन्विंस करेंगे ये आपको इसमें बताना है. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रीटी वेल. You just have to revise the chapter again and practice the exercise questions.